हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल कल्याणी एजुकेशन। आज का टॉपिक है सॉल्ट। क्लास 10 सीबीएसई एंड एमपी बोर्ड दोनों ही बुक्स में है, ये चैप्टर सेकेंड में, और ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो शुरू करने से पहले हम हमारा लास्ट टॉपिक जो रह गया था, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? यहाँ पूछा गया है कि क्या प्लांट और एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं या उनके शरीर पर पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है। सो आंसर, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8. Living organisms can survive only in a narrow range of pH change. तो हमारा जो बॉडी है वो जिस पीएच रेंज में वर्क करता है, सरवाइव करता है, वो होता है 7.0 to 7.8। चलिए अब बात करते हैं कि जो एक्वेटिक लाइफ है या ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वाटर बॉडीज में सरवाइव करते हैं, तो उनके लिए पीएच का रेंज क्या होना चाहिए। तो व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 is called acid rain. So this is the definition of acid rain. When the acid rain flows into the river, it lowers the pH of the river water. The survival of aquatic life in such rivers become difficult. It means कि जिन रिवर का pH वैल्यू 5.6 से नीचे चला जाता है, उस कंडीशन में एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. That's why the survival of aquatic life in such rivers become very difficult. Next है, do you know acids in the other planets? कि जो दूसरे planets हैं उन पर acids की क्या condition है. The atmosphere of Venus is made up of thick white yellowish cloud of sulfuric acid. Do you think life can exist on this planet? यहाँ पूछा गया है कि जो Venus है वहाँ पर जो क्लाउड्स होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड्स के बने होते हैं, तो इस कंडीशन में क्या वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज ह्यूमन कैन सर्वाइव ओनली विद द रेंज ऑफ पीएच 7.0 to 7.8. At this situation we can't survive. And we are going to on another question. pH in our digestive system. It is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. It helps in the digestion of food without harming the stomach. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे जो स्टमक है उसमें फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिड रिलीज होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका पीएच वैल्यू बहुत ही कम है, फिर भी इतना एसिडिक है कि हार्म कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी ये हमारे स्टमक को कोई हार्म नहीं करता. ड्यूरिंग indigestion the stomach produces too much acid and it causes pain and irritation. लेकिन क्या होता है कभी कभी जब डाइजेस्ट नहीं होता है खाना या डाइजेशन सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज होता है और जो कि पेन और इरिटेशन का रीज़न बनता है. टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेस कॉल्ड एंटासिड. इस कंडीशन में लोग क्या यूज करते हैं? एंटासिड्स यूज करते हैं. वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर. ऐसी ही एक रेमेडी को सजेस्ट किया था स्टार्टिंग में चैप्टर के. दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड. जो एक्स्ट्रा एसिड है हमारे स्टमक में उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंटासिड. इट मीन्स जो एंटासिड्स हैं उनका जो मीडियम है वो बेसिक होगा. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अ माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस. अगर ये सिचुएशन आपके साथ बनती है तो एंटासिड के फॉर्म में आपको एक टैबलेट दी जाती है जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ये एक माइल्ड बेस है जो कि इस पर्पस के लिए हमेशा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में हम हार्ड सब्सटेंसेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट है पीएच रेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके. यहाँ बोला गया है कि पीएच अगर चेंज होता है तो हमारे दांतों के लिए डिके का रीजन बनता है. कैसे? Tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5. अगर हमारे माउथ का जो pH वैल्यू है
देखो स्टमक का पीएच वैल्यू और भी कम होगा, लेस देन 5.5, लेकिन हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 के अप्रॉक्स होना है, ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं है, इससे और कम होता है तो हमारे दांत बहुत जल्दी डिके हो जाते हैं। क्यों? एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। हमारा जो दांतों के ऊपर एक लेयर रहती है जिसको इनेमल बोलते हैं, तो जिसके बने होते हैं हमारे दांत, और इसको केमिकल लैंग्वेज में बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, जो कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इसके बाद भी ये डिके हो जाता है। राइट, नोट डाउन दिस पॉइंट कि इतना हार्ड है, उसके बाद भी एसिड इसको डिके कर देता है, पूरी तरीके से इसका कोरोजन कर देता है। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलता। जो इनेमल है वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता, बट इट corroded when the pH in mouth is below 5.5. Bacteria present in mouth produces acid and degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. बट क्या होता है कि हम जब भी कोई फूड लेते हैं या शुगर लेते हैं तो उसके कुछ पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह जाते हैं। तो क्या होता है, जो बैक्टीरियाज प्रेजेंस होते हैं हमारे माउथ में वो उसको उसका डिग्रेडेशन करते हैं, तो उस डिग्रेडेशन के टाइम पे एसिड्स बना प्रोड्यूस करते हैं और वो एसिड हमारे इनेमल को हार्म करता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक for cleaning the teeth, can neutralize the excess acid of and prevent tooth decay. So here जो हमारे टीथ हैं उनका अगर प्रिवेंशन करना है कोरोजन से, डिके से, तो क्या करना चाहिए? आफ्टर ईटिंग फूड यू मस्ट क्लीन योर माउथ and use the toothpastes which are generally based on basic, means the substance available in the toothpaste will be basic, because we have read about the reactions in which we found that whenever acid react with acid mix with the basic and it produces what? Water and salt. So through this process जो माउथ का मीडियम है वो न्यूट्रल हो जाएगा। सारा जो मीडियम 5.5 से लोअर जा रहा था, एसिडिक हो रहा था, वो अब एसिडिक नहीं होगा। इसीलिए आप जब भी सुबह ब्रश करते हैं तो आप एक फ्रेश फील करते हैं अपने माउथ को। सो अगर आपको टूथ डिके से प्रिवेंशन करना है तो ये कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए डंक मार देते हैं या कुछ काट वाट लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी? क्या आपको कभी मधुमक्खी ने स्टंग किया है? चलिए देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली आई थिंक you all know about this. Bee sting leaves an acid which causes pain and irritation. जो बी का स्टिंग होता है उसमें एसिड होता है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, स्वेलिंग आ जाती है। यूज अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरा रिलीफ। अगर आपको रिलीफ चाहिए तो उस एरा पे क्या लगाना है आपको? बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेस है और जो बी का स्टिंग है उसमें एसिड है, और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो जगह न्यूट्रलाइज हो जाएगी, वहां पर कोई पेन नहीं रहेगा। स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। इसी तरह एक नेटल लीफ होती है जो अगर आपको स्टिंग हो जाए तो आपके लिए बर्निंग पेन का कॉज बनती है, क्योंकि इसमें होता है मेथेनोइक एसिड। Note down this. These are all direct questions, so please note down this or underline of your textbook. If you are really like this video, then share it and subscribe the channel. Okay. Now we will know about the nettle leaves. Nature provide neutralization options. कुछ neutralization के option nature ने भी provide किए हैं। Nettle is a herbaceous plant which grows in wild. ये एक ऐसा प्लांट है जो कि जंगलों में उगता है। It leaves have sting hair which cause painful sting when touched accidentally.
अगर गलती से भी ये टच हो जाता है इसका लीफ, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। दिस इज ड्यू द मैथेनोइक एसिड सीक्रेटेड बाय देम। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे सीक्रेट होता है मैथेनोइक एसिड। अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरा विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट। अगर इसको न्यूट्रलाइज करना है तो उसी के पास में एक डॉग प्लांट पाया जाता है, नेटल प्लांट के पास में ही, उसकी लीफ को आप रब करेंगे उस एरा पे तो न्यूट्रलाइज होके पेन को रिलीव करेगा। विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड। कैन यू गेस द नेचर ऑफ अ डॉग प्लांट? ऑब्वियसली वी नो दैट इफ देयर इज अ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, that's why dog plant have basic nature. So that time you know what to look out for it. You accidentally touch a nettle plant while trekking. Are you aware of any of other effective traditional remedy for such things? Naturally occurring acids जो नेचर में हैं और उनको केमिकल फॉर्मेशन में या फिर हमारी जो केमिस्ट्री है उस लैंग्वेज में उनको क्या नेम दिए गए हैं, साइंटिफिक नेम्स और एल्स, इनको आपको रिमेंबर रखना है। ये ओटीज में ओटी ऑप्शन टिक जो क्वेश्चंस होते हैं आपके उनमें आ सकते हैं। पहला है नेचुरल सोर्स। विनेगर जो है एक नेचुरल एसिड है जिसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। ऑरेंज है जिसको बोला जाता है जिसमें होता है सिट्रिक एसिड। टैमरिंड है जिसमें होता है टार्टरिक एसिड। टोमेटोज में ऑक्सैलिक एसिड्स होते हैं। सोर मिल्क यानी कि कर्ड जिसमें होता है लैक्टिक एसिड। लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंग होता है तो उसमें मैथेनोइक एसिड। नेटल स्टिंग अगर होता है तो उसमें पाया जाता है मैथेनोइक एसिड। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक सॉल्ट। In previous section we have been formation of a salt during various reactions. Let us understand more about their preparations, properties and uses. Before this you must remember some kind of salts like potassium sulfate, sodium sulfate, calcium sulfate, magnesium sulfate, copper sulfate, sodium chloride, sodium nitrate, sodium carbonate, sodium and ammonium chloride. Note down these some kind of salts on your notebook or stick it on your wall so that you always remember that these substances are salt. Now we will discuss about the pH of salt. Whenever जब भी हम दो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस को मिक्स करते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो सॉल्ट होगा उसका पीएच वैल्यू 7 हो जाएगा। यहाँ लिखा है सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद द पीएच वैल्यू ऑफ 7। whenever we mix a strong acid and a weak base तो क्या होगा, क्योंकि वहां पर एसिड स्ट्रॉन्ग है इसलिए ज्यादा जो पीएच वैल्यू है वो किस तरफ आएगा, एसिडिक होगा। एसिड विद पीएच वैल्यू लेस देन 7 एंड दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर विद पीएच वैल्यू मोर देन 7। अगर हमने जो बेसिक है उसको हार्ड लिया है तो क्या होगा, जो नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, सॉल्ट का बेसिक हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ इसी तरीके के नाम लिखने हैं, नेम लिखने हैं एसिड एंड बेसिस के। चलिए आगे चलते हैं। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कुछ कॉमन सॉल्ट यानी कि जो कि यूजुअली हमारे घर में खाने में यूज होता है तो उससे हम कौन कौन से केमिकल्स बना सकते हैं, चलिए देखिए। बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। मीन्स कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो एसिड और बेस इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, दैट इज सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट है दैट इज द सॉल्ट दैट यूज इन फूड एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी दैट इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। और ये कैसा सॉल्ट है, एक न्यूट्रल सॉल्ट, इसीलिए इसको हम फूड में यूज करते हैं। नेक्स्ट, सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। सी वाटर में बहुत ज्यादा नमक घुला हुआ रहता है, सॉल्ट घुला हुआ रहता है। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड को हम इसमें से निकालते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप के
सॉल्ट रहते हैं एक्चुअली। कुछ न्यूट्रल होंगे, कुछ एसिडिक होंगे, कुछ बेसिक फॉर्म में होंगे, लेकिन हमें कौन सा यूज करना है, सोडियम क्लोराइड। तो इसको हम सेपरेट करते हैं। डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा समुद्र के अलावा कई जगह सॉल्ट का डिपोजिशन रहता है। कैसे, दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, और ये जो होता है इम्प्योरिटीज की वजह से इनका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन। यूजुअली इसका कलर हम वाइट देखते हैं सॉल्ट का। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। जो रॉक सॉल्ट होते हैं वो हमेशा ब्राउन कलर के होंगे और उनमें इम्प्योरिटीज होंगी। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड when seas bygone ages dried up। अब आप बोलेंगे कि यार नमक का रॉक कैसे बन सकता है। देखिए, काफी टाइम पहले, आज नहीं, दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत समय पहले जब कोई समुद्र होगा और अब वो ड्राइड अप हो गया है, तो उस जगह पे जो सॉल्ट होता था सी में, वो क्या हो गया, ड्राई हो गया, और उससे क्या बन गया, रॉक्स बन गए। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल। और इस जो रॉक होते हैं उनसे हम सॉल्ट कैसे माइन करते हैं, जैसे कि हम कोल को माइन करते हैं वैसे ही सॉल्ट को माइन करते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च। डिड यू know that sodium chloride was such an important symbol in our struggle for freedom? इवन महात्मा गांधी जी ने जो फ्रीडम फाइट हुई थी, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, उसमें से एक सिंबल बनाया था सॉल्ट को, इसीलिए भी इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कॉमन सॉल्ट अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। अब हम इनसे कौन कौन से केमिकल बनाएंगे जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो हम बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। First, sodium hydroxide. When electricity is passed through an aqueous solution of a sodium chloride, अगर सोडियम क्लोराइड के किसी एक्वेस सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, इट डिकम्पोजेस ऑफ फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका डिकम्पोजिशन होता है किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। द प्रोसेस इज कॉल्ड chlor-alkali process because the product form chlor from chlorine and alkali from sodium hydroxide। इस प्रोसेस का नाम होता है क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं जो अंडरलाइन है, इट से लेके प्रोसेस तक और सोडियम हाइड्रोक्साइड तक। ओके, क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं इस प्रोसेस के थ्रू वो क्लोरीन होते हैं और एल्केलाई होते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है हमने क्या, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस, जहां पे क्लोर हो गया क्लोरीन और एल्केलाई हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला है 2NaCl AQ + 2H2O। अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मिक्स करके इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें 2 मॉलिक्यूल NaOH मिलेगा, जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, और क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जो है वो आपकी गैसी फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। अब ये रिलीज कहाँ होंगी, ये देखने वाली बात है। जब कभी भी आपने लास्ट क्लासेस में ये पढ़ा हो कि जो एनोड और कैथोड होते हैं, एनोड पे हमेशा प्लस आयंस होते हैं और कैथोड पे माइनस आयंस होते हैं, राइट। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी सॉल्यूशन में, तो जो माइनस आयंस डिसॉल्व हो रहे हैं सॉल्यूशन में वो जाएंगे एनोड की तरफ, और जो प्लस आयंस डिसॉल्व हो रहे हैं वो जाएंगे कैथोड की तरफ। प्लस माइनस ऑलवेज अट्रैक्ट्स, राइट। सो क्लोरीन जाएगा एनोड की तरफ और हाइड्रोजन जाएगी कैथोड की तरफ। देखिए ये रिलीज हो रहे हैं क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, और जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो यहाँ कैथोड पर इकट्ठा हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्राइन। जैसे कि क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही थी वो तो हमने देख लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली प्रोसेस में, जो क्लोरीन हुई थी उसका हम यूज कैसे करेंगे। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूसेस बाय एन एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सेक लाइम। हम क्या करेंगे, जो क्लोरीन गैस है उसको ड्राई स्लेक लाइम जो होता है CaOH का होल ट्वाइस, इस पे गो थ्रू करवाएंगे उस गैस को, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नाउ नोट डाउन इट, though the actual composition is quite complex. Formula CaOH whole twice plus Cl2, and we found the product CaOCl2, that is bleaching powder, and it
releases H2O, that is water. Now we will learn the use of bleaching powder. First, for bleaching of cotton and linen in the textile industry, for bleaching wood pulps in proper factories, and for bleaching washed clothes in laundry. As an oxidizing agent in many chemical industry, and third, for to make drinking water free from germs. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडेशंस के लिए इसका यूज किया जाता है, और जो वाटर्स में जर्म्स होते हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की। तो बेकिंग सोडा कैसे बनता है? द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड फॉर इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास etc. Sometimes it is added for fast cooking. क्या होता है, इसको टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़ास बनाने के लिए बेकिंग सोडे का यूज करते हैं, और कभी कभी फास्ट कुकिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, formula NaHCO3. note down. It is produced using sodium chloride as one of the raw materials. तो ये कैसे, इसका रॉ मटेरियल क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड से ही हम क्या बनाने वाले हैं? बेकिंग सोडा। चलिए देखते हैं। हमने मॉलिक्यूल NaCl लिया, जिसमें हमने वाटर मिलाया और कार्बन डाइऑक्साइड को गो थ्रो करवाया उसके ऊपर से, एंड NH3 को मिक्स किया। ये सारी चीज़ें हमने मिक्स की तो हमें क्या मिला? NH4Cl, दैट इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड, एंड NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट कॉल्ड बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो फॉर्म है वो कैसा होगा? स्टेट है जो कैसी होगी? एसिडिक होगा और बेस होगा। ऑब्वियसली इट विल बी बेस। ये वॉशिंग सोडा फॉर्मेशन है, ये मैं आपको आगे करा रही हूँ अभी। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा देख लेते हैं उससे पहले। फॉर making baking powder, which is mixture of baking soda, sodium hydrogen carbonate, and a mild edible acid such as tartaric acid. When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction taken place. क्या होगा अगर हम इसको वाटर में मिक्स करेंगे? तो जैसे ही हमने इसको वाटर में मिक्स किया तो क्या मिला हमें? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, H2O मिलेगा, एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन यूज ब्रेड और केक टू राइज, मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पंजी। बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकलेगी जल्दी जल्दी, बहुत तेज, स्पंजी बनाती जाती है उसको। सेकेंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, being alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach and provides relief। ये हम पढ़ चुके हैं अभी, स्टमक में जो एक्सेस एसिड है उसका कैसे रिलीफ मिलता है इसकी वजह से। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, और इसको फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी यूज किया जाता है, कि फॉर्म में भी यूज किया जाता है, और इसके अलावा एक न्यूट्रलाइज एक्सेस के रूप में भी न्यूट्रलाइजर के रूप में भी किया जाता है। अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा, another chemical that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3 into 10H2O। एक नया कार्बनिक प्रोडक्ट है ये। तो सोडियम, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक चीज अलग है कि इसमें 10H2 लगा हुआ है। What it mean? You have seen above the sodium carbonate can be obtained by heating baking soda। जैसे कि अगर हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। Look at the reaction. We have heated sodium hydrogen carbonate and we found sodium carbonate, right? Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda। अब हम इसका रिक्रिस्टलाइजेशन कैसे करेंगे? इसमें वाटर मिला देंगे। जैसे ही हम इसमें वाटर मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा बन जाएगा। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। फर्स्ट, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री to purify it, and second, it is used in the manufacture of a sodium compound such as borax। इसको फर्स्ट ये पॉइंट था कि ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है उसकी इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए, मैं बताऊं। और जो सेकंड होता है इसमें है कि जो सोडियम कंपाउंड का मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें इसको बोरेक्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। थर्ड है सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। तो घर में सफाई करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, कपड़े धोने के लिए। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर वाटर में हार्डनेस है तो उसको परमानेंटली हटाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नाउ वी विल सी क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई?
जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं वो क्या ड्राई होते हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लेंगे जिनमें वाटर होता है। When we heat the crystals, the water is removed and the salt turns white. और जैसे हम उसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाटर रिमूव हो जाएगा. If you moisten the crystals again with water and you will find the blue color of the crystal reappears. तो क्या होगा? जैसे ही हम इन क्रिस्टल्स को वापस से पानी में डालेंगे तो ये फिर से ब्लू कलर के हो जाएंगे, फिर से रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा इनका. Water of crystallization is fixed number of water molecules present in a formula unit of a salt. तो ये डेफिनेशन हो गई है क्रिस्टलाइज्ड मॉलिक्यूल्स की जो किसी सॉल्ट में प्रेजेंस रहते हैं. नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस. ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 K, अगर हम जिप्सम को इस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. तो ये क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला ये रहा CaSO4 into 1/2 H2O. दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो इसको क्या बोला जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोला जाता है. द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज प्लास्टर ऑफ सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजिशन. तो डॉक्टर्स इसका यूज किस लिए करते हैं? जो फ्रैक्चर बोन है उसको राइट पोजिशन में रखने के लिए. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर. ये एक वाइट पाउडर है और जब इसको वाटर में मिक्स करेंगे तो इट चेंजेस ऑफ जिप्सम वंस अगेन एंड गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास. ओके, जैसे ये जिप्सम में चेंज होगा तो ये बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा और एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा हमारी बोन्स को. CaSO4 into 1/2 H2O plus 1/2 H2O, ये को मिक्स करने पे CaSO4 into 2 H2 हो जाएगा. तो ये हो गया आपका जिप्सम का फॉर्मूला. नोट दैट only half of a water molecule is shown to be attached as water of crystallization. How can you get half a water molecule up? यार सही बात है, सोचने वाली बात है कि हम हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैसे लाएंगे. इट इज रिटन इन दिस from because two formulas units of a CaSO4 share one molecule of water. तो जो दो फॉर्मूला अगर मिक्स करेंगे इसमें किसके? CaSO4 के, तो एक मॉलिक्यूल निकाल लेंगे तो उसमें से क्या बचेगा? एक बचेगा, तो वो हाफ हाफ हो जाएगा. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल्स एंड डेकोरेशन एंड आर मेकिंग सरफेस स्मूथ. इसका यूज कब कब किया जाता है? टॉयज, मटेरियल्स, डेकोरेशन एंड किसी सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए. और ये पूछा गया है कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं. ऑब्वियसली हो सकता है कि सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बोला था क्योंकि पेरिस में ही यूज़ किया हो या वहीं पे फाइंड आउट किया गया हो, इसीलिए. ठीक है, और भी है तो आप जरूर इसको सर्च करें, गूगल पे जाएं, गूगल पे सर्च करें. बाकी का इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही दूंगी, तब तक आप ट्राई करें. या नेवर फॉरगेट सेक्शन. वॉट एवर वी हैड लर्नड वी विल रिवाइज हियर. ओके, and is also helpful for your question answers and for your OT, right? Let's start first. Acid base indicators are dyes of mixture of dye which are used to indicate the presence of acid and bases. तो जो indicators होते हैं उनसे क्या पता चलता है कि कोई substance है वो acid है या base है. Second है acidic nature of a substance is due to the formation of H plus ions in solution. Formation of OH minus ions in solution is responsible for the basic nature of a substance. So here we can find out that अगर कोई formation हो रहा है उसमें H plus ion formation में हमें मिल रहा है तो वो क्या होगा? acidic nature का substance होगा. अगर किसी substance हमें OH minus ions मिल रहे हैं तो वो कैसा substance होगा? वो होगा basic substance. थर्ड है when an acidic reacts with a metal. जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करता है हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होती है उसमें और कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म और साथ में सॉल्ट भी फॉर्म होता है. फोर्थ है when a base reacts with a metal. अगर हम बेस का रिएक्शन कराते हैं मेटल से along with the evolution of hydrogen gas, a salt is formed which has negative ions composed of the metal and oxygen. तो यहाँ पे भी सेम हाइड्रोजन गैस निकलती है, सॉल्ट इज फॉर्म्ड, सॉल्ट बनता है और विच हैज अ नेगेटिव आयन, जिस पर होता है नेगेटिव आयन. फिर नेक्स्ट है व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. जब कभी भी किसी मेटल की रिएक्शन करवाते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है, जाके चेक कीजिए. इट गिव्स द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट. तो हमें ये क्या देता है? एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्रोवाइड कराता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है प्लस वाटर बनता है. नेक्स्ट था एसिड
and basic solution in water conduct electricity because they produces hydrogen and hydroxide ions respectively. तो जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है क्योंकि उसमें से प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस. नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और एन एल्कली कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग अ स्केल कॉल्ड pH scale 0 to 14 which gives the measure of hydrogen ions concentration in a solution. तो जब भी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में हमें मेजर करना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं pH स्केल का, और ये है आपकी pH स्केल की डेफिनेशन. नेक्स्ट है नेचुरल सॉल्यूशन हैज अ pH एग्जैक्टली 7. अगर कोई न्यूट्रल है सॉल्यूशन उसका pH कितना होगा 7, व्हाइल एन एसिडिक सॉल्यूशन हैज अ pH लेस देन 7. अगर किसी का सॉल्यूशन का pH लेस देन 7 है तो वो एसिडिक नेचर का होगा, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा. Next है living beings carry out their metabolic activities within optimal pH range. तो जो living beings हैं उनको metabolic एक्टिविटीज करने के लिए एक ऑप्टिमल pH रेंज चाहिए होती है, जैसे कि हमने देखा था कि सर्वाइव करने के लिए हमें 7 to 7.8 चाहिए. नेक्स्ट है मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड does acid or bases with water in a highly exothermic process. अगर हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें से हीट प्रोड्यूस होती है. एसिड एंड बेसेस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर. अगर एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है और कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोसेस में हमें क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट. और जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है उसमें एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हीट प्रोवाइड कराते हैं, गर्म करते हैं, तो उसकी वजह से उनका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है और वापस से रिक्रिस्टलाइजेशन करने के लिए उनको वाटर में मिक्स कर देते हैं. सॉल्ट हैव वेरियस यूज ऑफ एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री. और सॉल्ट का यूज बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज में और एवरीडे लाइफ में किया जाता है, और इवन हमने ये भी देखा कि सॉल्ट के साथ हम कौन कौन से केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. नेक्स्ट है a solution turns red litmus paper to blue and the pH of likely to be, अगर रेड से ब्लू हुआ है तो ऑब्वियसली ये बेसिक फॉर्म होगा और इसका pH वैल्यू होगा 10. A solution reacts with a crushed egg shell to give a gas that turns lime water milky. The solution obtains. अगर किसी एग शेल को क्रश करके किसी सॉल्यूशन में डाला गया है जो कि जिसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर मिल्की हो गया है तो ऑब्वियसली वो सॉल्यूशन होगा HCl, दैट एसिड, and your NaCl or lithium chloride and potassium chloride, that is all your salt. Third question, 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml. तो यहाँ पे 10 ml सॉल्यूशन है NaOH का जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml एसिड चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो अगर हम 20 ml ऑफ NaOH लिए आए तो इसके लिए हमें कितना ज़्यादा एसिड चाहिए होगा, तो ऑब्वियसली 8 का डबल करेंगे तो 16 हो जाएगा. आंसर विल बी 16. Which one of the following types of medicines is used for treating indigestion? अगर इंडाइजेशन कंडीशंस आपके बॉडी में होती है तब कौन सी एसिड्स कौन सी ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है, तो आपको एंटासिड टैबलेट्स दी जाती हैं, राइट. सो द एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी completed and the questions will be cover up on our next video. So keep revise it or try to make the answers as I underline every answer or every line in this book that is important for you. If you really like this video, then must subscribe the channel and press the bell icon and share this video too with your friends and like the video. Thank you so much. मिलते हैं अगले वीडियो में.